हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपात उपबंध के बारे में। बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन आप सभी को होता है इस टॉपिक में। तो आज सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ आपको वेबसाइट के बारे में। हमारी वेबसाइट का नाम है study91.org, जहाँ विजिट करके आप हमारे फ्री PDF नोट्स और पेड नोट्स परचेज कर सकते हैं, यानी कि जो हैंड रिटन नोट्स है वो सभी आप ले सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन के थ्रू ये पता चल पाए कि कितने वीडियोज एक दिन में अपलोड किए जाते हैं। आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या हैं हमारे संविधान में, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत इत्मीनान से और शांति से चीज़ों को समझिएगा, तभी समझ पाएंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, उसकी प्रभुता और सुरक्षा के उद्देश्य से एक अनोखी विशेषता का समावेश हमारे संविधान में किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लिए बना है, ताकि भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता और उसकी सुरक्षा का दायित्व तो बखूबी निभाया जा सके, ठीक है। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसके आपात उपबंध की व्यवस्था किया गया है, जिसके तहत भारतीय संघ आपातकाल के समय जो इसकी क्वालिटी है, जो इसका विशेषता है, जो कि शुरू में हम पढ़ते हैं कि भारत क्या है, एक संघ है। भारत क्या है, एक संघ है जिसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो ये जो उसकी संघात्मक विशेषता है, यह आपातकाल के समय एकात्मक हो जाती है। मतलब जब आपातकाल लागू होता है तो यह संघात्मक खूबी जो है ये बदल जाती है, किसमें? एकात्मक खूबी में बदल जाती है। ये संघात्मक और एकात्मक ये होता क्या है, इसके बारे में आपको जानने से पहले आप समझिए चीजों को। देखिए, संघात्मक माने होता है कि वह एक यूनियन है, यानी उसके छोटे छोटे हिस्से हैं, उन सभी को मिलाकर के एक संघ बन के तैयार हुआ है, ठीक है। और एकात्मक मतलब सभी एक है, वो टुकड़ा नहीं है, कोई राज्य का अलग अलग अस्तित्व नहीं, या पूरे भारत के सम्मान की बात हो गई है। इसका मतलब उसका स्वरूप बदलकर कैसा होगा? एकात्मक। पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं, लेकिन किसी भी देश के पास इस तरह की अनोखी शक्ति नहीं है कि वो यूनियन के साथ साथ क्या हो, एकात्मक भी हो, यानी संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी हो। यानी याद रखिए, जब कभी आपातकाल आता है इसका मतलब कि हमारे देश के ऊपर संकट आ गया है, और संकट के समय राज्य अलग अलग हैं, उसके अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग छोटे छोटे जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये विशेषताएं उसकी समाप्त हो जाती हैं और पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाता है, ठीक है। यही उसकी एकात्मक विशेषता है। और इसकी आलोचना तमाम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, ठीक है, वो इसकी आलोचना भी करते हैं। हमें आपको ये बात सही लगता है, लेकिन इसके आलोचक भी बहुत सारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि भारत के संघवाद के विरुद्ध यह तथ्य है, यानी जो ये संघात्मक खूबी बदल करके एकात्मक में बदल जा रही है, यहाँ कहा जा रहा है कि आलोचना की जाती है कि यह संघवाद के विरुद्ध है, किंतु राष्ट्र की एकता, रक्षा, सुरक्षा के लिए इस सिद्धांत को त्याग देना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही भी है। अच्छा एक बात बताओ, आप ही बताओ, शुरू में भारत यूनियन रहे ये तो हमको समझ में आता है, लेकिन कभी अगर भारत के ऊपर संकट आता है, क्या उस समय हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश अलग है, बिहार अलग है, राजस्थान अलग है, मध्य प्रदेश अलग है? इस तरह का व्यवधान लाना क्या देश के लिए सही है? ये सही नहीं है। इसका मतलब इसका यह स्वरूप जो संघात्मक से एकात्मक में तब्दील होता है, बदलता है, यह बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं उनको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता बरकरार रहे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, हम जो ये संविधान की बात करते हैं, ये किस भाग में दिया गया है? तो कुल 22 भाग है, 22 में से 18वें भाग पर इसमें आपातकाल की चर्चा किया गया। और वाकई जो 18 वर्ष की एज होती है, बड़ी खतरनाक एज होती है, ठीक है। उसमें लड़का कुछ भी कर गुजरता है, तो वही 18 में दिया है। तो 18 से याद रखेगा कि भाग 18 में किसके बारे में बताया गया है? आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। और कुल मिलाकर के 8 अनुच्छेद इससे संबंधित है। अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक ये जो 8 अनुच्छेद हैं टोटल, वो किससे संबंधित हैं? आपातकाल से संबंधित है, जिसमें कुल 3 तरह के आपातकाल को बताया गया है। हालांकि अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि आपातकाल का उपबंध किसके संविधान से लिया गया, तो याद रखिए जर्मनी के संविधान से लिया गया था। जर्मनी के संविधान का नाम था वाइमर का संविधान, उसको वाइमर संविधान बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है हमारा आपात उपबंध, याद रहेगा आपको। चलिए, तो भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 60 तक पूरी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन
आज का हमारा पूरा समय कुल 3 अनुच्छेद पे बात करेंगे। एक बात करेंगे अनुच्छेद 352 के ऊपर, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि आपातकाल कैसे लगता है, उसकी सारी प्रक्रिया सब कुछ देखेंगे। और थोड़ी थोड़ी बात करेंगे अनुच्छेद 358 और 359 के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको आपातकाल के बारे में जानना है तो पहले ये जानना पड़ेगा कि आपातकाल कुल कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिए, कुल 3 तरह का आपातकाल होता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है, एक वित्तीय आपातकाल होता है। ध्यान दीजिएगा, 352 जो अनुच्छेद है यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया। फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। फिर से 4 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 360, और 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आखिर में कैसे पता चलता है कि कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल है, कौन सा राष्ट्रपति शासन है, कौन सा वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, ये कभी अगर आपके सामने कोई पूछ दे या आता है कभी प्रश्न, तो आप एक बात याद रखिए, कभी भी युद्ध की स्थिति बन जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए या सशक्त विद्रोह हो जाए, तो इन सभी से जो आपातकाल लगता है, प्रकट होता है, वो कौन सा होता है, वह राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ठीक है, और यदि किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, वहां पर के शासन करना मुश्किल हो जाए, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल एक अलग आपातकाल है, अभी तक इस तरह का कोई आपातकाल भारत में नहीं लगा है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात शुरू करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, और ये समझिए कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कैसे होती है। तो कभी भी यह प्रश्न आपके सामने आया तो याद रखेगा, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। एक लाइन की बात, कौन कर सकता है पूरे भारत में, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, कौन, राष्ट्रपति। और कैसे करेगा, कह रहा कि जब कभी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, समाधान मतलब उसको यह मालूम हो जाता है, उसको यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा गंभीर आपात विद्यमान है या विद्यमान होने वाला है, जिसमें युद्ध, किसी तरह का वार हो गया या वाय आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो गया। इन सभी स्थितियों को देखते हुए भारत को या उसके किसी भाग की सुरक्षा अगर संकट में है तो वह आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं, जब आपातकाल की उद्घोषणा होगी तो वह पूरे भारत में होगी या पूरे भारत के किसी एक भाग में होगी। सपोज करो अभी पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है, तो क्या ऐसे समय में आपातकाल लगना चाहिए था? जी हाँ, अगर राष्ट्रपति को ऐसा समाधान होता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन खराब चल रहे हैं, युद्ध हो सकता है, कोई बाह्य आक्रमण हो सकता है, या जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, ठीक है, इस तरह का अगर उसको स्थिति मालूम पड़ती है जिससे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में है, तो आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो यह उद्घोषणा जम्मू कश्मीर में होगा या पूरे भारत में होगा, तो जैसा राष्ट्रपति की अंदेशा हो, मतलब जैसा राष्ट्रपति को लगे। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि पूरे भारत में लगा दिया जाना चाहिए तो पूरे भारत में लगा सकता है, अगर उसको लगता है नहीं जम्मू कश्मीर में लगाना चाहिए तो पूरे जम्मू कश्मीर में लगा सकता है, और यदि उसको लगता है कि नहीं जम्मू कश्मीर नहीं, सिर्फ पुलवामा में इस तरह का जो है आपातकाल लगाया जाना चाहिए, तो केवल वहां भी लग सकता है। इसीलिए कहा गया कि संपूर्ण भारत में या भारत के किसी आंशिक भाग में, दोनों जगह पर आपातकाल लग सकता है। किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से। तो इतना बात समझ में आया। अब इसके आगे का तथ्य समझिए, याद करिए, आगे वो बता रहा है कि वह संपूर्ण भारत में या वो उसके किसी एक भाग के संबंध में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। आगे दीजिए, ध्यान दीजिए, यहां पर एक और बात है दोस्तों। मूल जो हमारा संविधान था, जिस समय हमारा संविधान बना था, यानी हम टाइम की बात कर रहे हैं 1947 से 49 के बीच में, वो जो मूल संविधान तैयार हुआ था उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये तो अभी हुआ। सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर वहां पर एक नया शब्द था, आंतरिक अशांति। याद रखिए, जब हमारा संविधान बना था उस समय जो शब्द इस्तेमाल किया गया था उसका नाम था आंतरिक अशांति। तो हुआ क्या ना कि आगे चल के, अच्छा उस समय तो संविधान बन गया, धीरे धीरे राजपाट होने लगा। जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इंदिरा गांधी ने बार बार इस तरह के इसी मुद्दे पर आपातकाल लगाया कि इस राज्य में आंतरिक अशांति है, हमारे देश में आंतरिक अशांति है, और इसका दावा ठोक करके उन्होंने क्या किया, आपातकाल लगा दिया। और ये तो गलत हो गया। आंतरिक अशांति मतलब क्या? यानी थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो आंतरिक अशांति की श्रेणी में आ जाएगा। तो बाद में उसको चेंज किया गया, वहां पर संविधान संशोधन हुआ, उसको बदला गया, और यह कहा गया कि नहीं, आंतरिक अशांति इस शब्द को हटाया जाए और इसके स्थान पर लाया गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, यानी कोई क्या करे, सशस्त्र विद्रोह कर दे। सपोज करिए, आपको पता है छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नक्सलवादी रहते हैं। अब नक्सलवादियों ने क्या कर दिया, सशस्त्र यानी शस्त्र के साथ
विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में वहां पर आपातकाल लग सकता है। आंतरिक अशांति ये कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस शब्द को बदल दिया गया। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि हमारे मूल संविधान में कौन से शब्द थे, तो याद रखिए क्या था, आंतरिक अशांति शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसको बाद में चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और ये चेंज कैसे हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1978 में, उसके द्वारा ये चेंजिंग किया गया था। चलो अब ये सब बात की बातें होंगी। अब बातें आती है कि चलो अगर राष्ट्रपति को आपातकाल लगाना है तो क्या प्रोसेस होगा, मतलब क्या तरीका क्या होगा, कैसे लगेगा। क्या राष्ट्रपति खाली बोल देगा आपातकाल लग जाए तो लग गया आपातकाल, उसका कोई प्रोसीजर होता होगा ना। तो प्रोसीजर क्या है, कह रहा राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करता है जब मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देता है। यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तो करता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अपने मन से वह नहीं कर सकता। पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है, क्या है, मंत्रिमंडल था, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, आपको पढ़ाया गया मंत्रिमंडल क्या होता है। तो जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में ढेर सारे मंत्री होते हैं कैबिनेट स्तर के, ठीक है। वो जो मंत्रिमंडल है वो लिखित सूचना देता है किसको, राष्ट्रपति को। तब जाके राष्ट्रपति उस सूचना को पढ़ता है, तब आपातकाल लगता है, ठीक है। यानी हम मोटी मोटा ये तो जान लिए कि आपातकाल कौन लगाता है, हमने बोल दिया कि उसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन नीचे से लिख के कौन देता है, तो पूरा मंत्रिमंडल लिखित सूचना देता है। मुंह से बोलने से नहीं, लिखित सूचना देगा तब ये होगा। अच्छा, ये लिखित सूचना वाला मामला कहां से आ गया, जिस समय हमारा संविधान बना था ना, उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था कि किसी को लिखित सूचना देना है। राष्ट्रपति बोल दिया, आपातकाल लग गया। इंदिरा गांधी ने इसी बात का गलत फायदा उठाया, आंतरिक अशांति बता करके राष्ट्रपति को बोला कि आप बोलो कि यहाँ पर आपातकाल लगाया जाएगा ताकि उनके लोकसभा का कार्यकाल बढ़ जाए, ठीक है। तो बहुत सारी जोर जबरदस्ती हुई थी, यानी आप कह सकते हैं कि आपातकाल का दुरुपयोग किया गया था उनके समय में, ठीक है, बिल्कुल सच है और ये सभी लोग जानते हैं। हुआ क्या कि इसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ, क्योंकि आपको पता होगा 1975 में शासन था इंदिरा गांधी का और 1978 में इसमें संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि नहीं, राष्ट्रपति अकेले आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, उसको मंत्रिमंडल से लिखित दस्तावेज मिलना चाहिए, लिखित सूचना मिलनी चाहिए, तब वो क्या करेगा, आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। यानी अब वो राष्ट्रपति जो अकेले में उसके पावर थी, उसके पावर को बाउंड कर दिया गया, यानी बांध दिया गया, बिना मंत्रिमंडल के लिखित सूचना के वो आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर वही इशू के बारे में बताएं आपको, यहाँ पर देखिए एक बार पढ़ लीजिए। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति की राष्ट्रपति को संसूचना भेजकर गुप्त रूप से आपातकाल की उद्घोषणा करवा दिया था, और इसीलिए इस तरह की चीज़ें आई थी। बाद में इसको सूचित करके जब, अच्छा, ये सारा मामला जब खत्म हो गया, उसके बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन हो गया, नियम बन गया, तब से लेकर आज तक ये नियम लागू है। लेकिन जो काम इंदिरा गांधी ने किया, यह उनकी निरंकुशता को बताता है, यह निरंकुशता बताता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक बात और जो आपको ध्यान देने योग्य है वो ये है कि उद्घोषणा को परिवर्तित करने के लिए मंत्रिमंडल तो लिखित सूचना देता है, लेकिन अगर आपातकाल को वापस लेना है, जैसे लगाना है, तो क्या मोटी मोटा आपको याद रखना है कि मंत्रिमंडल लिखित सूचना दे दे और राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर दे तो लग गया। कहां पर लग गया, या तो पूरे भारत में या भारत के किसी आंशिक क्षेत्र में, मोटी मोटा बात इतनी थी। लेकिन अगर आपातकाल को हटाना है तो क्या उसके लिए भी मंत्रिमंडल लिखित सूचना देगा, तो याद रखिए नहीं, उसके लिए मंत्रिमंडल लिखित सूचना नहीं देगा। हटाने के लिए राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है, जब चाहे, जब उसको लगे राष्ट्रपति को, तो आपातकाल को समाप्त कर सकता है, उसको हटा सकता है, उसके लिए लिखित सूचना की आवश्यकता नहीं। याद हो गया इतनी बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कि आपातकाल घोषित करने का आधार क्या होगा, बेस क्या होगा। जैसे मंत्रिमंडल हो चाहे राष्ट्रपति हो, कैसे तय होगा कि आपातकाल लगाया जाए, यह भी तो मामला आता है सामने। तो याद रखिए, जब कोई वार की कंडीशन हो, कोई बाह्य आक्रमण हो या कोई सशस्त्र विद्रोह, ये तीन ही ऑप्शन है, तीन के अलावा कोई चौथा बेस नहीं बन सकता। क्या क्या, या तो युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण हो। अच्छा देखिए, इसमें एक बात याद रखिए, या तो युद्ध की स्थिति हो, स्थिति मतलब या तो युद्ध चल रहा हो या तो युद्ध होने की संभावनाएं हो, दोनों बात है। ऐसा नहीं कि जब लड़ाई छिड़ जाएगी तब आपातकाल लगेगा, नहीं। अगर राष्ट्रपति को ऐसा समाधान होता है कि नहीं, लड़ाई होने वाली है, तो लड़ाई होने से पहले भी वो आपातकाल लागू कर सकता है, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, उसके पहले भी आपातकाल लागू कर सकता है। ऐसा नहीं कि केवल, ये तो मैं आपको बेस बता रहा हूं ना कि ये तीन बेस हो सकते हैं, या तो युद्ध, या तो बाह्य आक्रमण, या तो सशस्त्र विद्रोह।
ये 3 बेस होते हैं जिसके आधार पर आपातकाल को घोषित किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति को यह पावर कब दिया गया? हमारे संविधान, जब मूल संविधान था वहां पर राष्ट्रपति को पावर नहीं था। 38वां संविधान संशोधन था 1975 में, ठीक है, और यह पावर दिया गया था राष्ट्रपति को 38वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, ये उद्घोषणा वाली जो बात आ गई कि हाँ ठीक है मंत्रिमंडल लिखित सूचना देगा, लेकिन क्या इसमें कुछ और भी प्रोसीजर होता है? हाँ, बहुत प्रोसीजर होता है, क्योंकि जो हमारा संसद है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हमारा जो है राज्यसभा, एक हमारा लोकसभा। तो क्या आपातकाल में राज्यसभा और लोकसभा का कोई पार्टिसिपेशन होता है? क्या उन लोगों से भी पूछा जाता है? क्या वहां के सदस्यों से भी राय लिया जाता है? ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए ध्यान से। देखिए, उद्घोषणा का अनुमोदन, अब इससे संबंधित तथ्य को समझिएगा, करा राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रत्येक उद्घोषणा वापस लेने के सिवाय, क्योंकि वापस लेने के समय तो खुद ले सकता है, जब वो उद्घोषणा करता है आपातकाल लगाने की, तब की बात कर रहा हूं, संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए पहले रखा जाएगा कि हाँ भैया, हर भारत में या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में आपातकाल लगाया जाना है। यानी संसद के दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह रखा जाएगा। अब वहां पे दो बात होती है, या तो जो उद्घोषणा है जो संसद के समक्ष रखा गया है, चाहे लोकसभा राज्यसभा में, या तो वहां के लोग हाँ करेंगे या तो वहां के लोग ना करेंगे। चलो, और या तो तीसरी बात हो सकती है कि कोई जवाब ही ना दें। तो अगर कोई जवाब नहीं देंगे तो याद रखिए 1 महीने का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर कितने महीने का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने समय का समय दिया जाता है, ठीक है? तो याद रखिए 1 महीने का समय दिया जाता है। किसके लिए? ताकि दोनों सदन हामी भरें कि आपातकाल लगाया जाए या आपातकाल ना लगाया जाए, ठीक है? मान लो कोई कुछ नहीं बोला, तब तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, बात ही नहीं कोई, भाई कोई कुछ नहीं बोला तो फिर खत्म, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अगर ना कर दिया तो, ना कर दिया तो भी समाप्त हो जाएगा। यानी अब एक ही बात बनती है कि हाँ होगा तो क्या होगा, क्योंकि ना होगा तब क्या है, ना होगा तो फिर मत लगाओ आपातकाल, क्योंकि अगर लोकसभा राज्यसभा राजी नहीं है आपातकाल लगाने के लिए, कैसे लगा दोगे आपातकाल, ठीक है? लेकिन यदि घोषणा, अच्छा एक चीज और बताइए, अब एक चीज तो हाँ हो सकती है, दूसरा एक मामला हो सकता है, मान लो यह आपातकाल उस समय पेश किया गया लोकसभा या राज्यसभा में जिस समय लोकसभा का विघटन होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना है, थोड़ा सा टेक्निकल बन रहा है। अब बताओ आप क्या करोगे? एक तरफ क्या है कि कार्यकाल समाप्त होने वाला है, उसी समय बवाल हो गया, उसी समय हमला हो गया, तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए भाई? तो यहां पे देखो दे रहा है कि यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, यानी लोकसभा सत्र में हो ही नहीं, सत्र छोड़ो वो विघटित हो यानी समाप्त हो चुकी हो, या 1 माह के दौरान उसका विघटन हो जाता है, ऐसा मतलब 1 माह के पहले ऐसा किया जाता तो, और राज्यसभा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद होने वाली प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा वह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। नहीं समझ में आया ना? सुनो ध्यान से। ये बता रहा है कि मान लो यह उद्घोषणा उस समय पेश किया जाना है या जब लोकसभा का विघटन हो चुका है, मतलब लोकसभा है ही नहीं, राज्यसभा से पास हो गया, राज्यसभा में गया, क्योंकि राज्यसभा का विघटन 6 साल में होता है, लोकसभा का 5 साल में होता है, राज्यसभा का विघटन तो होता ही नहीं, ठीक है, उसके 1/3 सदस्य बदले जाते हैं, खैर छोड़ो, वो मामला बात का है। तो याद रखो क्या हुआ कि राज्यसभा के लोगों ने पास कर दिया, हाँ भाई आपातकाल लगा दो, और जब मामला लोकसभा में आया तो पता चला कि लोकसभा या तो समाप्त हो चुकी है या 1 महीना उसके बाद बचा हुआ है, दो ऑप्शन, ठीक है, या 1 महीना बचा हुआ है, तो क्या करेंगे? तो ऐसे में कह रहा है कि अगर समाप्त हो गया तो नया चुनाव होगा, नया चुनाव के बाद नया नेता बनेगा, नए नए सदस्य आएंगे, ठीक है, और जब ये सदस्य आ जाएंगे तो जब उनकी पहली बैठक होगी उसी बैठक से 30 दिन का समय दिया जाएगा लोकसभा को कि भैया बताओ आपातकाल लगाएं कि ना लगाएं। पूछोगे ना, बिना पूछे तो हो नहीं सकता भाई। देखो दोनों सदन से पूछना है, मामला खाली इतना है, राज्यसभा ने पास कर दिया और लोकसभा अगर होती तो या तो हाँ करती या तो ना करती, अगर ना कर दिया तो नहीं लगेगा भाई। दोनों लोगों की सहमति जरूरी है और दोनों लोगों की सहमति पॉजिटिव होना चाहिए। राज्यसभा भी ये कहे कि हाँ लगाया जाए, लोकसभा भी कहे कि लगाया जाए, तब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। यानी अगर राज्यसभा में हामी भर दिया है और लोकसभा नहीं है तो वेट कर लो, जब लोकसभा आ जाएगी तो उसको 30 दिन का समय देंगे, तब वो अनुमोदित करेगी, तब ये लागू होगा, और नहीं अनुमोदित करेगी तो नहीं लागू होगा। और 1 महीना ज्यादा समय हो गया तो फिर कैंसिल हो जाएगा, जाओ फिर से बिल लेके जाओ, पहले राज्यसभा में पास कराओ फिर लोकसभा में पास कराओ, उसके बाद होगा। समझ में आ गया मोटी मोटा बात? चलो आगे देखते हैं। अब बात आता है यार कि लोकसभा राज्यसभा में तो ढेर सारे लोग हैं, हैं?
ढेर सारे लोग 545 वहाँ बैठे हैं, 245 वहाँ बैठे हैं। तो ऐसे में अब क्या करोगे बताओ, कितने लोग अनुमोदित करेंगे? अगर आपके सामने ये प्रश्न आता है कि कितने लोग माने तब ये लागू होगा, तो याद रखिए प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत लेना है। यानी 2/3 राज्यसभा के लोग, 2/3 लोकसभा के लोग अगर मान जाएं, इसको अनुमोदित कर दें, तब आपातकाल का अनुमोदन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो बड़ा कंडीशन है इसके लिए। आगे दे रहा देखो, कर उद्घोषणा की अवधि कितनी होगी। मतलब मान लो लोग कह दें कि हाँ लगाओ आपातकाल, तो कितने दिन के लिए आपातकाल लगेगा, ये भी तो प्रश्न आता है। तो याद रखिए एक बार अनुमोदित हो जाने पर आपातकाल की उद्घोषणा 6 माह तक परिवर्तन में रहती। मतलब एक बार अगर बोल दिए तो 6 माह तक जो है आपातकाल लग सकता है, 6 माह बाद वो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद अगर लगता है कि नहीं और लागू करना चाहिए, फिर से पेश कर दो, फिर ले जाओ राज्यसभा में पेश करो, लोकसभा में पास करो, फिर 6 महीने के लिए लग जाएगा। मतलब एक बार में 6 महीना, एक बार में 6 महीना। और एक बात और याद रखो, 2 सदन है तो पहला सदन दूसरा सदन, मतलब कोई जरूरी नहीं कि पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, दोनों सदन में लाना है। चाहे लोकसभा पहले कर लो चाहे राज्यसभा पहले, आना दोनों में है। और दोनों से पास भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों से पास होना चाहिए। अच्छा ये चलो थोड़ा सा और टेक्निकल क्वेश्चन बनाता हूँ। आप भी कहोगे सर फंसाते बहुत हो आप। चलो मैंने मान लिया कि कोई इस तरह का उपबंध किया गया, ये हुआ कि भाई अभी पास करना है, राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, ठीक है। लोकसभा में कुछ समय बाद पेश कर दिया गया, लोकसभा भी पास कर दिया गया। तो ये जो 6 महीना मैंने आपसे कहा कि 6 महीना लगेगा, तो 6 महीना कब से? जब उसको पेश किया गया तब से, जब राज्यसभा में पेश किया गया तब से, या जब राज्यसभा ने अपनी सहमति दिया तब से, या लोकसभा में जब पेश हुआ तब से, या लोकसभा ने अपनी सहमति दिया तब से। याद रखो जो सबसे आखिरी डिसीजन हुआ, फाइनल हुआ, जहां पर एकदम आखिरी, वहां पर माना जाएगा। यानी राज्यसभा ने पहले पास कर दिया तो कर दिया तो कर दिया, अभी लोकसभा बाकी है ना। जब लोकसभा पास कर देगा उस दिन से, जिस दिन वो पास करेगा उसी दिन से 6 महीना काउंट होगा। समझ में आ रहा है? उसी दिन से 6 महीना काउंट होगा, ना कि ये कि कब पेश किया गया, तो उस दिन से नहीं, जब ये पास हो जाएगा तब से 6 महीना। चलो आगे देखते हैं। अच्छा उसको अगर आगे लगता है कि फिर से अनुमोदित कराना है तो फिर से अनुमोदित कराओ, फिर से लगा लो। अब बात आती है उद्घोषणा की वापसी की। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि उद्घोषणा की वापसी राष्ट्रपति जब चाहे तब कर सकता है, जब उसका मन करे तब कर सकता है, ठीक है। याद रखिए उसके लिए किसी तरह के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। क्या कोई और रास्ता है इसको वापस लेने का? हाँ और भी रास्ता है, 2-3 रास्ते हैं इसके। दूसरा रास्ता है कि लोकसभा को पास भी ये पावर है कि वो आपातकाल को वापस ले सकती है। क्या बात कर रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा के पास भी पावर है। जी हाँ, लोकसभा को आपातकाल वापस लेने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत है, जबकि लगाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए था लोकसभा राज्यसभा दोनों में। और जबकि वापस लेने के लिए क्या है, साधारण बहुमत से घोषणा कर दे और संकल्प पारित कर दे तो वो वापस लिया जा सकता है। अच्छा चलो 2 बात हो गया। तीसरा बात है दोस्तों, यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य यानी खाली 10% लोग लिखित सूचना दे दें, किसको किसको दे दें लिखित सूचना? अरे लोकसभा के लोग कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। यानी अगर सत्र चल रहा है तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना दे दें, और यदि सत्र नहीं चल रहा है तब किसको देंगे? अगर सत्र चल ही नहीं रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष तो आएंगे नहीं, तो उनके घर जाकर थोड़ा देगा, ठीक है। तब वह राष्ट्रपति को दे दें। यानी याद रखिए अगर सत्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष को, और सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को। केवल 10% लोग अगर लिखित सूचना दे दें तो राष्ट्रपति को यह हो जाता है, मतलब यह करना पड़ेगा कि 14 दिन के भीतर संकल्प पर विचार करने के लिए लोकसभा की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी। अनुच्छेद 352 खंड 8 में यह व्यवस्था किया गया है, और उस विशेष बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा कि भाई 1/10 सदस्य ऐसा कर रहे हैं तो क्या आपातकाल को समाप्त कर दिया जाए। वो लोग कहेंगे हाँ समाप्त कर दिया जाए, तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ये 3 कंडीशन होते हैं। चलो एक चीज़ और बताओ आप कि जब कभी आपातकाल लग जाता है तो इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कैसे लगेगा, प्रोसेस क्या है, कब तक लगेगा, कौन लगा सकता है, कौन हटा सकता है, कौन कौन शामिल है, हम लोग ये सब देखें। अभी आपको क्या देखना है कि उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा जब आपातकाल लगेगा, ठीक है। तो होगा क्या, पहली बात बता रहा है कि आपातकाल के दौरान जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है उसका विस्तार हो जाता है, उनके पास और पावर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वह अब राज्यों को निर्देश देने तक उसका पावर आ जाता है कि वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेगा, और वो करेगा भी कि नहीं करेगा इसका भी डिसीजन कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी। यानी कुल मिला जुला की एक लाइन की बात, आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार पावरफुल हो जाती है।
केंद्र सरकार पावर, मैंने आपको पहले ही कहा था, इसीलिए जो संघात्मक विशेषता है वो समाप्त होकर के एकात्मक विशेषता में बदल जाती है। यानी राज्य अपने हिसाब से अपने तरीके से वहां कानून नहीं बनाएगा, वहां शासन नहीं चलाएगा। अब शासन कौन चलाएगा? केंद्र सरकार चलाएगी। यानी अब कार्यपालिका शक्ति का पूरा कंट्रोलिंग, पूरा पावर, पूरा अधिकार किसके पास आ जाता है? केंद्र सरकार के पास आ जाता है। यानी कि आपात स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन आ जाती है, उसके अधीन कार्य करने लगती है। समझ में? चलिए आगे देखते हैं। ये तो पहला प्रभाव था। दूसरा प्रभाव है दोस्तों कि संसद की जो विधायी शक्ति है, समझ रहे हैं, जो संसद की विधायी शक्ति है उसका भी विस्तार हो जाता है। यानी वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अभी तक क्या था कि संघ सूची पर संघ कानून बनाया, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाया, समवर्ती सूची पर दोनों मिलजुल कर कानून बनाया, ऐसा था। लेकिन अगर आपातकाल लगा हुआ है तो फिर संसद को यह पावर हो जाता है कि राज्य सूची के विषय पर खुद कानून बनाएगी, वो खुद कानून बना देगी। ठीक है। इस दौरान राज्य विधानमंडल के विधि बनाने की शक्ति समाप्त नहीं होती है, केवल कुछ समय के लिए निलंबित हो जाती। कुछ समय मतलब कितने समय के लिए राज्य विधि नहीं बना सकता? और जब तक आपातकाल लगा तब तक नहीं बना सकता। कोई महीना थोड़े है उसका, हाँ 2 महीना 3 महीना, हाँ 6 महीना रहता, मान लो फिर से लग गया तो इसलिए क्या कहोगे आप सीधे सीधे कि इनकी शक्ति समाप्त नहीं होती, केवल निलंबित हो जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती। कह रहा है कि संसद मान लो कोई विधि बना दिया और उद्घोषणा अगर प्रवर्तन में नहीं है तो 6 महीने बाद जो नियम बनाया था राज्य सूची पर संसद, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, फिर राज्य अपने हिसाब से काम करे। और ऐसा बात बताया गया अनुच्छेद 250 में। चलो तीसरी बात देखते हैं कि राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान एक और शक्ति होती है, उसके पास पावर होता है कि वह संघ और राज्यों के मध्य जो राजस्व का वितरण है, यानी जो धन का बंटवारा है, उससे संबंधित जो उपबंध है उसमें परिवर्तन का आदेश दे दे। वो अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है। और ऐसा ये कहां पर बताया गया? अनुच्छेद 268 से लेकर के 289 तक इस चीज के बारे में बताया गया। किंतु ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, याद रखिए। यानी जो राजस्व वितरण वाली स्थिति है वो राष्ट्रपति अपने हिसाब से मैनेज कर देगा। चौथा चीज दे रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, विशेषकर अनुच्छेद 19। अब देखिए यहाँ बहुत टिपिकल टॉपिक है दोस्तों, बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा विशेषकर अनुच्छेद 19 जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन और ये बताया कहा गया, यह अनुच्छेद 358 बताया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बात याद रखिए कि अनुच्छेद 352 यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 356 जो कि संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसमें निलंबित नहीं होता है, उसमें अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। आप एकदम घोल करके इस लाइन को पी जाओ, क्योंकि बहुत टिपिकल लाइन है और यहीं पर आप लोग गड़बड़ी करते हो, मतलब परेशान हो जाते हो, सही उत्तर नहीं कर पाते हो। याद रखिए 352 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। 356 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है, पहली बात तो देखिए 352 वाले को राष्ट्रपति शासन नहीं, इसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलिए। क्या बोलिए? ये राष्ट्रीय आपातकाल है। और 356 को राष्ट्रपति शासन बोलिए, समझ रहे हैं? तो याद रखिए 356 में अनुच्छेद 19 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या हो जाता है? अनुच्छेद 19 जो है वो निलंबित हो जाता है। आगे बता रहा है अनुच्छेद 359 और 58, दो चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। अनुच्छेद 359 कह रहा है कि इसके तहत राष्ट्रपति को उद्घोषणा के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके भाग 3 में जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं उनको परिवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इन 20-21 को छोड़ करके बाकी सभी मूल अधिकार साइड हट जाए, सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाता है। और यहाँ बता रहा है 20-21 नहीं होता है। ठीक है, आगे बता रहा है कि अनुच्छेद 358 के तहत बता रहा है कि इसके द्वारा बनाई गई विधियां संसद, एक बात तो पहली बात तो संसद बनाएगी विधि, कर इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अगर 358 के तहत विधि बनाई गई, कोई नियम कानून बनाया गया है तो उसको चुनौती नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर 359 के तहत कोई विधि बनाया गया है तो उसको चुनौती दे सकते हो। ये भी लाइन अपने आप में बड़ी टिपिकल लाइन है, तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, आगे बता रहा है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा
परिवर्तन में हो तो संसद को यह अधिकार होता है कि वह एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को भी बढ़ा सकता है। क्या समझ रहे हैं? और इसी का फायदा तो उठा रही थी इंदिरा गांधी। समझ में आ रहा है? यानी आपातकाल लगा करके एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का ही कार्यकाल बढ़ा दें। लोकसभा ऐसे 5 साल का होता है, लेकिन आपातकाल लग गया तो 6 साल का हो जाएगा। समझ रहे हैं? किंतु इसका विस्तार आपातकाल के परिवर्तन में न रहने पर 6 माह से अधिक अवधि तक नहीं होगा, ऐसा बताया गया अनुच्छेद 83 में। क्या कर रहा है? कह रहा है अगर आपातकाल नहीं है तब नहीं बढ़ा सकते हैं, तब अधिकतम कितना बढ़ा सकते हैं? 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये सब याद रखिए। आगे कह रहा है आपातकाल लागू रहने पर संसद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से अधिक और मैक्सिमम अधिकतम कितना कर सकता है? 3 वर्ष तक बढ़ाने के लिए संकल्प पारित कर सकती है यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि निर्वाचन की में कठिनाई के कारण राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाना आवश्यक है, तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे दोस्तों जब हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 के ऊपर, तो उसके भी प्रोसीजर पर आपसे चर्चा करेंगे, उसी के साथ 360 पे भी करेंगे। फिर मैं एक लाइन लेके आऊँगा कि इन दोनों में कंपेरिजन करूँगा, क्या अंतर है मोटी मोटा। इसके बाद आपका ये टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। और अगर जानकारी मिली होगी दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु इसको देख पाएँ। जो लोग नए हैं वो याद करें कि यहाँ पर सभी विषयों की डिटेल क्लासेस दिया जाता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और उसके प्लेलिस्ट में आकर के जो भी विषय आपको पढ़ना है उसको डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।